हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 1.4 का तीसरा। और इस वीडियो में हम जो है तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है ये, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जिसको मान लीजिए सी मान लिया परिधि को, और उसके व्यास को क्या मान लिया डी, अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि पाई किसके बराबर होता है, सी और डी का अनुपात। पाई किसके बराबर, सी बटा डी। सी क्या आपका परिधि, सी यहाँ पे आपकी क्या है परिधि है, और डी यहाँ पे क्या आपका व्यास है। इन दोनों के अनुपात से जो हम पाई को डिफाइन करते हैं, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि सी बटा डी, और सी बटा डी को तो हम क्या कहते थे, परिमेय संख्या कहते थे। और ये हमें पता है कि पाई आपका क्या अपरिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि ये जो गड़बड़ दिख रही है इसके अंदर, भाई ये वाला पोर्शन तो हमें क्या दिख रहा, अभी देखने में क्या लग रहा है कि परिमेय संख्या है, जबकि ये वाला पाई आपका क्या है, इसका पता हमें क्या अपरिमेय होता है। तो ये दिक्कत कहाँ से हुई, ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या देखिए। अब क्योंकि हम कोई भी कैलकुलेशन कर लें, कोई भी जब मापते हैं, कहीं भी कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो ये सी यानी कि परिधि और डी यानी कि व्यास, ये आपकी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली जाती, कुछ ना कुछ गड़बड़ रह ही जाती है। मान लीजिए जैसे आपने कोई मेजरमेंट की आपने जो है, और वो मेजरमेंट आई आपकी 4.09009000900009। आप इतना करते जा रहे हैं। अब इसको इतना तो लिखेंगे नहीं, इसलिए इसको जिसने इस मेजरमेंट को किया वो क्या लिख लेगा, इसको 4.1 लिख लेगा, और लिखते पे हम ऐसे ही हैं। तो यहाँ होगी ना गड़बड़ी, ये वाली चीज़ एक्चुअल में थी तो क्या ये अपरिमेय संख्या थी, लेकिन अब इसको दिखा दिया किससे, परिमेय से दिखा दिया। इसी के कारण जो है ना ये यहाँ पे गड़बड़ शुरू होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पाई जो आपकी क्या होनी चाहिए थी, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर सी और डी दोनों में से कोई भी अगर एक इनमें से अपरिमेय संख्या आ गई, कोई भी एक इस ढंग से, जो एक्चुअल में थी तो ऐसे, लेकिन लिख दिया हमने इसको ऐसे, इनमें से अगर कोई भी एक चीज़, या तो ये, इन दोनों में से कोई भी अगर एक अपरिमेय संख्या होगी, तो फिर लेफ्ट साइड वाली चीज़ अपने आप ही क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो क्या, क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग, मान लीजिए ऊपर वाली सी आपकी क्या है, ये परिमेय है मान लीजिए, और ये वाली आपकी क्या है, डी आपकी क्या है परिमेय। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ऊपर क्या है परिमेय है, और नीचे आपका क्या है अपरिमेय है। तो हमें पता है कि परिमेय को जब अपरिमेय से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा आपका, अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय। ऐसे ही अगर यूं हो जाए बाई चांस सी बाय डी, अगर सी आपकी मान लीजिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है, और डी आपकी क्या है परिमेय है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या होगा तब भी ये। ऐसा भी हो सकता है ऊपर भी अपरिमेय और नीचे भी अपरिमेय हो, तब भी आंसर क्या आएगा अपरिमेय। सिर्फ एक केस में कि ऊपर नीचे दोनों अगर सेम हो। तो अगर ऊपर भी अपरिमेय है, भाग कर रहे हैं वो, और नीचे भी क्या आपकी अपरिमेय है, तो इसमें दोनों बात हो सकती है कि अपरिमेय अगर सेम हो जाए ऊपर नीचे दोनों, फिर तो अपरिमेय, ये अगर अलग अलग अपरिमेय या फिर परिमेय भी हो सकता है इसके अंदर, परिमेय भी क्या बल्कि एक कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को परिमेय वाले को छोड़ देंगे हम जो है, ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय, ये भी क्या है अपरिमेय। यानी कि अगर सी और डी दोनों में से कोई एक या दोनों, चाहे तो सी अपरिमेय हो, चाहे डी अपरिमेय हो, या सी और डी दोनों अपरिमेय हो, उस केस में उन दोनों को जब आप भाग करोगे तो संख्या क्या बनेगी आपकी, अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो ये सारे केस देख ली, इस केस में अपरिमेय है, इसमें भी अपरिमेय है, और सी बाय डी इसमें भी क्या बन रही है आपकी अपरिमेय है। एक परिमेय केस हो सकता है, उसको आप एक बार छोड़ दीजिए, तो भी क्या रहेगी आपकी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो यहाँ ऐसा कोई अंतर्विरोध रहा नहीं। यहाँ हमने दे क्या रखा है, पाई क्या दे रखा है, सी बटा डी दे रखा है, पाई हमने सी बटा डी। तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, इसलिए अब इसका आंसर लिखना है बस आपको। बात मैंने आपको बता दी है क्या, कि सी और डी दोनों में से कोई भी एक अगर अपरिमेय है या दोनों अपरिमेय है, तो उनका भागफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो फिर हम इसको
परिमेय क्यों लिखते हैं? लिखते हैं इसलिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको देके बताया, कोई भी आप पैमाइश कर लीजिए, कोई भी आप मेजरमेंट कर लीजिए, आप एग्जैक्ट वैल्यू कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे यही वाली वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 4.1 लिखेंगे, 4.1 लिखेंगे। तो पाई इज इक्वल टू सी बटा डी, और ये बातें बता दी, ये लिखेंगे आप। उसके बाद नीचे क्या लिख देंगे? इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि ये रीजन ये हो जाएगा इसका, क्योंकि C या D या दोनों क्या है? अपरिमेय, या दोनों क्या है आपकी? अपरिमेय हैं, अपरिमेय। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है तीसरा। चौथा क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या लिखा है? चौथे क्वेश्चन में हमने जो है ना क्या करना है? चौथे में करना है 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो देखिए 9.3 को करने के लिए तो पहले हम क्या करते हैं? एक लाइन ले लेंगे 9.3 की, स्केल से ले रहा हूँ मैं। देखिए पहले हम एक लाइन, एक संख्या रेखा ड्रा कर लेंगे, कितने की? 9.3 की। करते हैं 9.3 की एक संख्या रेखा हमने ड्रा कर ली 9.3 की, ठीक है। उसके बाद 9.3 ये जो पॉइंट आपका बी आ गई है, इससे आगे 1 सेंटीमीटर और ले लीजिए आप, इसी से आगे 1 सेंटीमीटर और ले लीजिए, इसी से आगे कितना ले लिया हमने? 1 सेंटीमीटर और ले लिया है, 1 सेंटीमीटर और ले लिया। और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? सी। ये एक लिया भी, एक सी कह दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है? इस AC का लंब समद्वि विभाजक खींचिए। AC का लंब समद्वि विभाजक, किसी संख्या रेखा का लंब समद्वि विभाजक खींचने के लिए क्या करते होते हैं? आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऐसे करते हैं ना, एक बार इस C के ऊपर रख के चाप लगाई, एक बार A के ऊपर रख कर चाप लगाई, नहीं काट रहा दोबारा फिर रख लेते हैं यहाँ पे, और फिर जो है इनको मिला दीजिए। ये हो जाएगा AC का लंब समद्वि विभाजक, ये आएगा आपका AC का लंब समद्वि विभाजक। और इसको आपने मान लीजिए पॉइंट O कह दिया है। फिर O के ऊपर प्रकार की सुई रख के, कंपास की सुई रख के O से A जितना खोल लो, O से A जितना, या O से C जितना, O से C जितना खोल लीजिए, या O से जो है A जितना खोल लीजिए, और एक अर्धवर्त लगा दीजिए ऐसे, एक सेमी सर्कल, एक अर्धवर्त लगा दिया, लग गया ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है? जो पॉइंट B था, ये पॉइंट B, इस पॉइंट B के ऊपर एक लंब रेखा खींचिए आप, लंब रेखा पॉइंट B पर। और पॉइंट B पर लंब रेखा आप चाहो तो प्रकार से खींचो, चाहो तो आप जो है D से भी खींच सकते हो। मैं यहाँ पे इसको प्रकार से बना रहा हूँ। पॉइंट B पर एक लंब रेखा कैसे होगी? वो कितना भी खोल के एक चाप लगाई, फिर यहाँ रखी, उतने प्रकार को उतना खुला रहने देना है। एक चाप लगाई, कितने की होती है? 60 की होती है। फिर इसी चाप के ऊपर रख के ये दूसरी चाप लगा दी ऐसे, और उसके बाद फिर क्या है? इन दोनों चापों के ऊपर रखते हुए ऐसे, ये ऐसे, और इनको मिला दीजिए। ये बाई चांस इस सर्कल पे काट रही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कल के ऊपर ही काटे। जैसे 90 वाली ये जो चाप दिख रही है आपको, बाई चांस आगे बनाते वक्त ऐसे सर्कल के ऊपर काटी, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस चाप को, इस वाली चाप को अगर थोड़ा छोटा बड़ा लोगे तो ये यहाँ ऊपर भी काट सकती है, यहाँ पे
यहाँ पे काट सकती है, कहीं नीचे डी काट सकती है। तो बाई चांस ऐसा होगा कि यहीं पे काट गई है। तो अब यहाँ काटने के बाद ये जो जगह आई ना आपकी, ये वाली जगह जो आई आपकी कौन सी, ये इस पॉइंट को मैंने डी लिख दिया। तो बी डी जो जगह आई है ये आपकी 9.3 का रूट आई है, ये वाली बी से लेकर डी तक 9.3 का रूट। लेकिन हमने तो किस पे दिखाना था इसको, संख्या रेखा पे दिखाना था। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस संख्या रेखा को पहले और बढ़ा लेंगे थोड़ा आगे। एक तो था ही यहाँ तक, एक तो यहाँ तक था ही, और आगे बढ़ा लेते हैं इसको ऐसे। ये एक था, यहाँ क्या है, ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये सी से आगे उतनी डिस्टेंस पे एक और लगा दिया। फिर बी के ऊपर सुई रख के, और यहाँ जहाँ काट रही है ये लंब रेखा, उस अर्धवर्त को जहाँ काट रही थी उतने प्रकार को खोल लीजिए। क्योंकि ये जगह कितनी है आपकी, 9.3 का रूट है, इतना खोल लिया हमने इसको, इतना 9.3 जितना यहाँ खोल के, और नीचे इस लाइन पे लिया आप चाप लगाने के लिए। ये आपका यहाँ खोल के और नीचे ले आएंगे चाप लगाने के लिए हम जो है। तो थोड़ा सा देखिए 3 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, थोड़ा सा आगे काट रहा है 3 से। ये क्या था आपका, ये 1 था, ये 2 था, ये क्या आपका 3। तो इससे क्या है, थोड़ा सा आगे काट रहा है यहाँ पे, और होना भी ऐसे चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप 9.3 का रूट निकालेंगे तो हमें पता है कि 9 का रूट कितना होता है 3, और 9.3 का जो रूट होगा क्या होगा, वो 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा। तो ये जो पॉइंट आपका क्या है, 3 ही तो है ये यहाँ, ये आपका 1 था, ये वाला 1, ये क्या आपका 2 है, यहाँ पे क्या आपका 3 है। 3 से थोड़ा सा आगे आ रहा, देखिए थोड़ा सा आगे आ रहा है। इट मीन्स ये जो लाइन होगी आपकी कहाँ से लेकर कहाँ तक, जो है बी से लेकर ये पॉइंट ई ले लिया मैंने, ये वाला, ये पॉइंट ई, बी से लेकर ई तक जो लाइन बनेगी आपकी, ये पॉइंट ई आपका ये रहा, ये, और ये पॉइंट है बी। ये बी से लेकर ई तक ये जो लाइन संख्या रेखा, ये जगह किस चीज़ को दर्शाएगी, 9.3 का रूट, 9.3 के रूट को बताएगी, बी से लेकर ई तक। 3 यहाँ पे थोड़ा सा पीछे इससे आपको दिख रहा है, 3 थोड़ा सा पीछे है, और इसे बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा आगे आपका क्या आ गया, ई पॉइंट लिख दिया है। और ये आपका हमने इस ढंग से जो है 9.3 को संख्या रेखा पर दिखा दिया है। और ये क्वेश्चन खत्म आपका। उसके बाद करते हैं हम जो है 5वां क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 5th क्वेश्चन करते हैं। क्या देखिए 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में दे रखा है, 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 जो है, संख्याएं दे रखी हैं इसमें 1 से लेकर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके हर का परिमेयकरण करना है। जैसे कि पहली जो संख्या है वो क्या दे रखी है आपकी, 1/7, ये दे रखी है। करना क्या है, हर का परिमेयकरण। क्वेश्चन ये शुरू में, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हर के परिमेयकरण का मतलब क्या है, ये अंश क्या है 1, हर क्या है 7, यानी कि आपका हर जो ना वो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम जो है, जैसे 1/7 को नीचे वाले को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंश और हर दोनों के क्या कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। अंश व हर को 7 से गुणा करने पर, देखिए क्या था ये 1/7 था, किससे गुणा कर दिया, अंश व हर को 7 से कर दिया। तो ऊपर तो क्या हो गया 7 और नीचे 7, और 7 की गुणा क्या हो जाती है, पूरा 7 हो जाएगा आपका, बस खत्म, इतना ही और कुछ नहीं इसमें, फिनिश। उसके बाद करना है सेकंड पार्ट, इसका इतना ही था बस, ये खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1/7 माइनस 6। तो यहाँ फिर जो है नीचे वर्गमूल वाले को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, अंश व हर को, अंश व हर को, यहाँ जो भी दे रखा होता है, जैसे यहाँ दे रखा है 7 माइनस 6, तो 7 प्लस 6 से गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर माइनस से गुणा कर देते। यानी यहाँ जो कुछ भी दे रखा है उससे ऑपोजिट साइन ले लीजिए।
यहाँ माइनस दे रखा तो क्या ले लिया प्लस, यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ क्या लेते माइनस। तो अंश व हर को वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 से गुणा करने पर हर का परिमेयकरण तो अपने आप ही हो जाएगा बस। 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 गुणा किससे कर दी वर्गमूल 7 वर्गमूल 6 वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 से गुणा कर दी। अब ऊपर तो क्या है सेम, ऊपर तो वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, लेकिन नीचे क्या हो गया फॉर्मूला बन गया ना, कौन सा बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए की 2 माइनस बी की 2। फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 6 का स्क्वायर। तो अब क्या बनेगा देखिए, ऊपर क्या है वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, क्या बन जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। वर्गमूल 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, वर्गमूल 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या है फिर आपका वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 यानी कि हर अंश, और 7 में से 6 गया 1, ये लिख दीजिए या इसको सीधा ये लिख दी क्या वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। सेकंड पार्ट कंप्लीट इसका। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है सारे आसान से हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 ये दे रखा है। अब फिर उसी तरह से करेंगे सेम, क्या अंश व हर को, अंश व हर को, यहाँ क्या बीच में प्लस का निशान है तो क्या कर लेंगे माइनस से कर लेंगे। अंश व हर को वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से गुणा करने पर क्या बनेगा देखिए 1/वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 था, गुणा किससे करनी है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से गुणा कर दिया अंश व हर को। अब ऊपर तो क्या बन गया आपका वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, और नीचे वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की 2 माइनस बी की ए की 2 यानी कि वर्गमूल 5 की 2 माइनस बी की 2 यानी कि वर्गमूल 2 की 2। अब देखिए अंश क्या है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, और हर क्या होगा वर्गमूल 5 की 2 क्या बन जाएगा पूरा 5 हो जाएगा, वर्गमूल 2 की 2 क्या हो जाएगा पूरा 2 हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या फिर आएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, और नीचे 5 में से 2 का कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2/3। अब यहाँ पे हर क्या है परिमेयकरण हो गया हर का। अब यहाँ पे 3 जो कि आपकी परिमेय संख्या है फिनिश, ये तीसरा पार्ट भी खत्म। चौथे पार्ट की बात करते हैं, चौथा पार्ट इसका यहाँ कर देता हूँ। चौथे पार्ट में क्या दे रखा है 1/वर्गमूल 7 माइनस 2। तो अंश फिर वही स्टेप, अंश व हर को वर्गमूल 7 प्लस 2, वर्गमूल 7 या माइनस था प्लस प्लस, अंश व हर को वर्गमूल 7 प्लस 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या था 1/वर्गमूल 7 माइनस 2, किससे गुणा किया वर्गमूल 7 प्लस 2, वर्गमूल 7 प्लस 2। तो ऊपर तो क्या है हमारा अंश की जगह वर्गमूल 7 प्लस 2, और नीचे फॉर्मूला वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो a की 2 यानी कि वर्गमूल 7 की 2 माइनस b की 2 यानी कि 2 की 2। अब क्या बनेगा ऊपर है वर्गमूल 7 प्लस 2, नीचे हर की जगह वर्गमूल 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ वर्गमूल नहीं है तो इसलिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। वर्गमूल 7 प्लस 2/7 में से 4 का कितना रहेगा आपका 3, तो आंसर हो जाएगा वर्गमूल 7 प्लस 2/3। और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।